दोस्तों, दुनिया भर में ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स का लीजेंड माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें कभी किसी भी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट नहीं मिला? ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन इसके पीछे छुपी है एक बेहद दिलचस्प वजह। ब्रूस ली ने 13 साल की उम्र में विंग चुन कुंग फू की शुरुआत की थी गुरु यिप मैन से। आगे चलकर उन्होंने बॉक्सिंग, फेंसिंग और जूडो जैसे कई फॉर्म सीखे और अंततः अमेरिका में जाकर जित कुन डो नाम से अपनी खुद की फाइटिंग स्टाइल बनाई। यह स्टाइल किसी नियम में बंधी नहीं थी, यह बहती हुई पानी जैसी लचीली और तेज थी। ब्रूस ली का मानना था कि बेल्ट किसी की असली क्षमता का प्रमाण नहीं होती। उन्होंने कभी किसी फॉर्मल बेल्ट सिस्टम को अपनाया ही नहीं। दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्यों महान ब्रूस ली को कभी भी कोई बेल्ट नहीं मिला? तो आपको बता दें, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महान ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स की कौन कौन से स्टाइल में महारत हासिल थी और उन्होंने कहां कहां से इसे सीखा था। नंबर 1, ताई ची। महान ब्रूस ली की मार्शल आर्ट्स यात्रा की शुरुआत जिस शैली से हुई वह थी ताई ची। यह कला उन्होंने अपने बचपन में अपने पिता ली हुई चुएन से सीखी थी। हर सुबह वह अपने पिता के साथ इस शांत, नियंत्रित और धीमी गति वाले अभ्यास में हिस्सा लिया करते थे। ताई ची को अधिकतर लोग मानसिक संतुलन, बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए करते हैं, न कि किसी असली भिड़ंत में इस्तेमाल करने के लिए। इसके मूवमेंट इतने हल्के और धीमे होते हैं कि गलियों या सड़कों पर आत्मरक्षा के लिहाज से यह व्यावहारिक नहीं मानी जाती। शायद इसी वजह से ब्रूस ली को यह कला कभी पसंद नहीं आई। एक इंटरव्यू में, जिसका उल्लेख लेखक मैथ्यू पाली की प्रसिद्ध किताब ब्रूस ली अ लाइफ में किया गया है, ब्रूस ली ने ताई ची को लेकर बेबाकी से कहा था, मुझे ताई ची की स्टाइल बिल्कुल बेकार लगी। यह मेरा पहला मार्शल आर्ट था, लेकिन मैंने इसे कभी किसी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया। मगर इसी बातचीत में उन्होंने यह भी माना कि ताई ची ने ही उनकी बुनियाद मजबूत की। उन्होंने साफ कहा कि मेरी जितनी भी स्किल्स आगे चलकर विकसित हुईं, उनकी जड़ें ताई ची में ही थीं। यानी जिस कला को उन्होंने कभी पसंद नहीं किया, उसी ने उन्हें वो संतुलन और आत्मनियंत्रण दिया जिससे वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बेताज बादशाह बन सके। नंबर 2, विंग चुन। ताई ची से उगता चुके ब्रूस ली ने अपनी कमजोर नजर और गलियों की लगातार भिड़ंतों को देखते हुए इस नजदीकी लड़ाई वाले स्टाइल को चुना। उनकी आंखें धुंधली थीं, दूर खड़े विरोधी पर सटीक वार कर पाना लगभग असंभव। मगर विंग चुन में प्रतिद्वंदी सिर्फ एक कदम की दूरी पर होता है, हर मूव पूरा का पूरा दिखता है, और यही बात ब्रूस ली को चुंबक की तरह खींच लाई। वह 13 वर्ष के थे जब ग्रैंड मास्टर इप मैन के स्कूल का दरवाजा खटखटाया, पर वहां पहले ही छात्रों की भीड़ लगी थी। इप मैन ने व्यक्तिगत प्रशिक्षण का बोझ हल्का करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ सीनियर शिष्य वोंग शून लेओंग ब्रूस ली को सौंप दिया। अब दृश्य बदला। सुबह सवेरे की दमघोंट धुंध, लकड़ी की डमी पर गूंजती हथेलियां, पसीने में भीगी लकड़ी की तलहटियां और बीच बीच में वोंग शून की कांटेदार फटकार। यहीं हर ब्लॉक पंच की मुठभेड़ में ब्रूस ली को अपनी दृष्टि की कमी नहीं खली, क्योंकि दूरी मिट चुकी थी, दुश्मन आंखों में झांक रहा था। देखते देखते वोंग शून उनके लिए सिर्फ शिक्षक नहीं, रणभूमि के अभिन्न साथी बन गए। वर्षों बाद भी ब्रूस ली जब गुरु शब्द बोलते तो ईप मैन की प्रसिद्धि के बावजूद वह सिर आदर से वोंग शून की ओर झुका देते। यही विंग चुन का रहस्य है, कम दूरी, तेज निर्णय और एक ऐसा अनकहा बंधन जिसने ब्रूस ली को किंग फू नहीं बल्कि किंग ऑफ फाइट बना दिया। नंबर 3, बॉक्सिंग। ब्रूस ली की मार्शल आर्ट्स यात्रा में अगला रोमांचक मोड़ आया बॉक्सिंग के रूप में। वे मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली से बेहद प्रभावित थे। उनकी गति, फुटवर्क और पंच की ताकत ने ब्रूस ली को गहराई से प्रेरित किया। जब उन्होंने सेंट फ्रांसिस जेवियर हाई स्कूल में दाखिला लिया तो वहां हर वर्ष बॉक्सिंग टूर्नामेंट होता था। यही माहौल उन्हें इस नई कला की ओर खींच लाया। स्कूल के स्पोर्ट्स मास्टर खुद एक अनुभवी बॉक्सर थे, और जब उन्होंने ब्रूस ली की फुर्ती और तकनीक देखी तो वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से ट्रेन करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद ब्रूस ली ने अगले वर्ष के स्कूल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। यह उनके जीवन की पहली और एकमात्र आधिकारिक बॉक्सिंग फाइट थी जिसमें उन्होंने विजय हासिल की और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इस जीत के साथ ब्रूस ली अब तक 3 अलग अलग मार्शल आर्ट स्टाइल्स, ताई ची, विंग चुन और बॉक्सिंग में निपुण हो चुके थे। उनके आत्मविश्वास को जैसे नए पंख लग गए थे। नंबर 4, कराटे। ब्रूस ली और कराटे का रिश्ता जितना अनोखा है, उतना ही हैरान करने वाला भी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रूस ली ने कराटे की कभी भी औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने न तो किसी डोजो में दाखिला लिया, न ही किसी कराटे मास्टर से पारंपरिक रूप से इसे सीखा, बल्कि इस मार्शल आर्ट की झलक उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान हासिल की।
सन 1960 के दशक में जब ब्रूस ली एक्शन फिल्मों में व्यस्त थे, तब उन्होंने कई ऐसे दिग्गजों के साथ काम किया जो कराटे के चैंपियन थे, जिनमें खास तौर पर एड पार्कर और चक नॉरिस जैसे नाम शामिल हैं। ब्रूस ली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब हम एक साथ किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे होते थे तो सेट के पीछे खाली समय में हम एक दूसरे से फाइटिंग स्टाइल और मूव्स साझा करते थे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने चक नॉरिस से हाई किक करना सीखा था, जो बाद में उनकी पहचान बन गई। यानी कराटे को उन्होंने किताबों या कोच से नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे दोस्तों से सीखा और उसे अपनी शैली में ऐसे ढाला कि वो दर्शकों के दिलों में बस गया। नंबर 5, जूडो। एक दिन की बात है, हॉलीवुड की मशहूर फिल्म एंटर द ड्रैगन की शूटिंग चल रही थी। चारों ओर कैमरे, एक्शन, स्टंट और ब्रूस ली अपनी भूमिका में मग्न। तभी कुछ स्टंटमैन, जो किसी बात से ब्रूस ली से नाराज थे, एक योजना बनाते हैं। वे चाहते थे कि ब्रूस ली को सबक सिखाया जाए। इसके लिए उन्होंने बुलाया एक खतरनाक पहलवान, जीन लेबेल को। जीन लेबेल जोश में आकर सेट पर ही ब्रूस ली को पकड़ लेता है, और हैरानी की बात ये थी कि ब्रूस ली उसकी पकड़ से खुद को छोड़ा नहीं पाते। पल भर के लिए सन्नाटा छा जाता है। सबको लगता है कि अब ब्रूस ली का घमंड टूट जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। ब्रूस ली ने तुरंत जीन लेबेल से विनम्रता से निवेदन किया कि वो उन्हें इस तकनीक को सिखाएं, और यही वो पल था जहां ब्रूस ली की सीखने की भूख एक बार फिर सामने आई। जीन लेबेल ने उन्हें जूडो की ग्रैपलिंग तकनीकें सिखाईं, जिनमें पकड़, पलट और जमीन पर नियंत्रण जैसी कई कला शामिल थीं। कुछ ही समय बाद ब्रूस ली ने इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एंटर द ड्रैगन में ऐसे सीन दिए जिन पर आज भी दुनिया तालियां बजाती है। नंबर 6, एस्क्रीमा। फिलीपींस की एक प्रसिद्ध और खतरनाक हथियार आधारित लड़ाई की शैली है, जिसमें खास तौर पर स्टिक फाइटिंग और ननचुक तकनीक का इस्तेमाल होता है। इस कला के सबसे मशहूर मास्टर थे डैन इनोसेंटो, जो संयोग से ब्रूस ली के कुंग फू क्लास के साथी भी थे। जब डैन ने ब्रूस ली को फिलिपिनो स्टिक फाइटिंग और ननचुक चलाना सिखाया, तो ब्रूस ली इस स्टाइल के दीवाने हो गए। ननचुक की तेज रफ्तार, फ्लो और अटैकिंग पावर ने ब्रूस ली को इतना आकर्षित किया कि उन्होंने इसे अपने फाइटिंग स्टाइल का हिस्सा बना लिया। इसके बाद जब ब्रूस ली ने फिस्ट ऑफ फ्यूरी, गेम ऑफ डेथ और एंटर द ड्रैगन जैसी सुपरहिट फिल्मों में ननचुक का जबरदस्त प्रदर्शन किया, तो उन्होंने न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उनके हाथों में घूमता हुआ ननचुक एक आइकॉनिक छवि बन गया, जो आज भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अद्वितीय माना जाता है। एक दोस्त की ट्रेनिंग और एक साधारण हथियार ने ब्रूस ली को एक ऐसी नई पहचान दी जिसने उन्हें मार्शल आर्ट का हमेशा के लिए बेताज बादशाह बना दिया। नंबर 7, ताइक्वांडो। 1960 के दशक में ब्रूस ली के एक खास दोस्त थे जून री, जो कोरिया के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट ताइक्वांडो के ग्रैंड मास्टर थे। ताइक्वांडो एक ऐसा स्टाइल है जिसमें खास तौर पर पावरफुल हाई किक्स पर जोर दिया जाता है। ब्रूस ली जब जून री के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उन्होंने महसूस किया कि फास्ट अटैक सिर्फ पैरों से ही नहीं, बल्कि हाथों से भी उतना ही घातक हो सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने जून री की तकनीकों को आत्मसात किया और फिर गढ़ा अपना एक बेहद खतरनाक फिस्टिंग मूव, आकू पंच। यह एक तेज रफ्तार और ताकतवर मुक्का था, जिसे लगने से पहले ही विरोधी को पता नहीं चलता और लगने के बाद संभलने का मौका नहीं मिलता। ब्रूस ली ने इस तकनीक को अपने अंदाज में और भी आक्रामक और सटीक बना दिया। यह इतना प्रभावशाली था कि जब मोहम्मद अली ने इसे देखा तो उन्होंने कहा, यह पंच अजय है, इसे ब्लॉक करना नामुमकिन है। यानी एक स्टाइल जो पैरों पर केंद्रित था, उसी राह से ब्रूस ली ने अपने हाथों को सबसे खतरनाक हथियार में बदल दिया। ताइक्वांडो ने उन्हें सिर्फ किकिंग नहीं, बल्कि फिस्टिंग की भी एक नई सोच दी, और ब्रूस ली ने उस सोच को बना दिया अपनी अगली पहचान। नंबर 8, जीत कुंडो। कई वर्षों तक ब्रूस ली का पसंदीदा मार्शल आर्ट था विंग चुन, लेकिन जब उनकी भिड़ंत ग्रैंड मास्टर वोंग जैक मैन से हुई, तो इस लड़ाई ने उनकी सोच ही बदल दी। ब्रूस ली को पहली बार महसूस हुआ कि पारंपरिक विंग चुन तेज और असली लड़ाई के लिए काफी नहीं है, खासकर जब मुकाबला बिना नियमों, खुले मैदान या सड़क पर हो रहा हो। इस एहसास के बाद ब्रूस ली ने फैसला किया कि अब उन्हें एक ऐसा स्टाइल बनाना होगा जो किसी भी सीमा में बंधा ना हो, और यहीं से जन्म हुआ जीत कुंडो का एक ऐसा फ्री स्टाइल सिस्टम, जिसमें उन्होंने तलवारबाजी का फुटवर्क, अपना घातक आकू पंच और इंटरसेप्टिव फिस्ट जैसी तकनीकों को जोड़ा। जीत कुंडो सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं था, बल्कि एक सोच, एक दर्शन था। इसमें न कोई बेल्ट होती है, न कोई रैंक और न ही कोई अनुशासन की दीवारें। इसका उद्देश्य था बस एक ही, दुश्मन को हर हाल में हराना।
ब्रूस ली ने खुद कहा था, जीत कुंडो एक स्टाइल नहीं, यह विचारों की आजादी है। वोंग जैकमैन से लड़ाई के दौरान जब उन्होंने खुद को सीमित महसूस किया, उसी पल उन्होंने यह ठान लिया कि अब वह कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो गली से लेकर रिंग तक हर जगह काम आए, और इस तरह जीत कुंडो बना उनका सबसे क्रांतिकारी हथियार। दोस्तों, अब तक आप शायद समझ ही गए होंगे कि ब्रूस ली को कभी भी ब्लैक बेल्ट क्यों नहीं मिला, और अगर नहीं समझ पाए तो चलिए राज खोलते हैं। असल में मार्शल आर्ट्स में कोई भी रैंकिंग बेल्ट तभी दी जाती है जब कोई स्टूडेंट किसी ट्रेनिंग स्कूल में नियमित अभ्यास करे और किसी मास्टर का औपचारिक शिष्य बने। लेकिन ब्रूस ली की राह सबसे अलग थी। उन्होंने विंग चुन को छोड़कर बाकी सभी मार्शल आर्ट्स जैसे बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो और एस्क्रीमा कभी भी किसी संस्थान से औपचारिक रूप से नहीं सीखी। उन्होंने इन्हें असली फाइट्स, अनुभवों और दोस्तों से सीखा। यही वजह थी कि उन्हें कभी किसी भी स्टाइल में ब्लैक बेल्ट नहीं मिला। लेकिन ब्रूस ली के लिए यह कोई कमी नहीं थी। उनका मानना था कि असली मास्टरी सर्टिफिकेट से नहीं बल्कि लड़ाई की काबिलियत से आती है। उनके लिए बेल्ट नहीं, सोच और तकनीक असली ताकत थी। दोस्तों, कई दिनों की मेहनत, रिसर्च और गहराई से छानबीन करने के बाद हम आपके लिए ये खास जानकारी लेकर आए हैं। अगर आपको मार्शल आर्ट्स के बादशाह महान ब्रूस ली पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप सच में उनके फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में फैन लिखकर अपना प्यार जरूर जताएं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी शानदार कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रोमांचक और जानकारी भरी वीडियो आपसे कभी मिस न हो। धन्यवाद।